सभी ब्लॉक्स में और सभी पंचायतों में उपस्थित त्रिस्तरीय पंचायती राज के हमारे पंचायत स्तर के प्रधान जो हमारे प्रशासकीय समितियों के हैं, जो पूर्व सरपंच थे, जनपद अध्यक्षगण, जिला पंचायत अध्यक्षगण, प्रशासकीय अधिकार उनके पास थे और प्रशासकीय समिति के सभी सदस्यगण, मतलब पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य जो थे, आज आपको एक विशेष प्रयोजन से मैंने बुलाया है। अधिकारों की बात सदैव होती है। आज मैं कर्तव्य से प्रारंभ करना चाहता हूं। मित्रों, 5 साल के लिए निर्वाचित थे आप। पंचायत चुनाव डिले हुए तो प्रशासकीय समिति बना के आपको मैंने दायित्व सौंपा। अब पंचायत चुनाव में फिर व्यवधान आया है। एक मेरी बड़ी दृढ़ मान्यता है कि लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि निश्चित तौर से जनता के प्रति जवाबदेह होता है और उसी भाव से हमने प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष और सदस्य बनाकर आपको जिम्मेदारी सौंपी थी। आज मैं वो चर्चा करूं उसके पहले एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपना चाहता हूं। कोविड की तीसरी लहर हमारे प्रदेश में आ चुकी है। हम सब जानते हैं तेजी से कोविड पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ये समय कोविड की तीसरी लहर से मुकाबले का समय है। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन इसका मुकाबला जनता के साथ मिलकर हो सकता है। इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के रूप में भी आपने पंचायत स्तर पर, जनपद स्तर पर, जिला पंचायत के स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आज मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि फिर से मैदान में हमको जुट के, और जब मैदान की बात करता हूं तो सबसे पहले पंचायत स्तर पे, क्योंकि कोविड से अगर निपटना है तो डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रित व्यवस्था करके ही निपट सकते हैं। बल्लभ भवन से नहीं निपटा जा सकता। और इसलिए आप सब जो सरपंच और पंच है, पूर्व साथ लगा हुआ है, लेकिन दायित्व आप निभा रहे हैं। आप पंचायत स्तर के कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जवाबदारी निभाएंगे। जो जनपद के अध्यक्ष और सदस्य रहे हैं वो जनपद के स्तर पर निभाएंगे और जिला पंचायत वाले जिले के स्तर पर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य के रूप में काम करेंगे। सजग रहना है, घबराना नहीं है, क्योंकि कोविड की यह लहर दूसरी लहर से घातक कम है। अस्पताल में भर्ती केवल 4% के आसपास लोग होते हैं, उनमें भी कई ऑक्सीजन बेड पे नहीं है, सामान्य बिस्तरों पर है। लेकिन सतर्क तो रहना है और मुकाबला करके इसको हराना भी है।
इसलिए नंबर 1, जिलों को जो टेस्ट दिए वो टेस्ट कहां से पूरे होंगे? क्योंकि टेस्ट से ही पता चलता है कि कितने लोग पॉजिटिव आए हैं, नहीं तो वो घूमते रहते हैं तो बाकी को पॉजिटिव कर देते हैं। तो जिले के टेस्ट का लक्ष्य पूरा करना है ग्राम पंचायतों से। कलेक्टर ये सुनिश्चित कर ले, जिले के टारगेट भोपाल से तय होते हैं और कलेक्टर सुनिश्चित करेंगे किस ब्लॉक में कितने टीका लगे, कितने टेस्ट होंगे और किस पंचायत में कितने टेस्ट होंगे। और आपकी जवाबदारी है कि वो टेस्ट करवाएं, सैंपल मतलब लोग दें। दूसरा, गांव में अगर किसी को जरा भी सर्दी जुकाम या बुखार है, अब सर्दी जुकाम तो बिल्कुल साधारण मान लेते हैं, तो मैं आपको जवाबदारी सौंप रहा हूं, उनके टेस्ट आप जरूर करवाएं, तुरंत करवाएं। उनको प्रेरित करेंगे भाई दे दो, नहीं तो वो घूम के बाकी कहीं को संक्रमित कर देंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज जिसकी मैं आपसे अपील करता हूं, टीकाकरण जो होना है, विशेषकर रह गए लोगों का, बहुत कम लोग बचे हैं पहले और दूसरे डोज के लिए। जो पहले में छूट गया उनका पहला, और दूसरे का अगर समय पूरा हो गया तो दूसरा। और तीसरी बात, अभी स्कूल बंद हो गए तो कई बच्चे छूट गए, 15 से लेकर 18 साल तक की उम्र के। तो जो हमारे गांव में जो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, उनको ढूंढ ढूंढ के घर घर ले जाके टीका उनको लगवाएं। ये जवाबदारी आपकी है। कोई भी अपनी पंचायत में बिना टीके के नहीं छूटना चाहिए। अभी 15 से लेकर 18 तक के कवर करेंगे, उसके बाद फिर आगे कोई और गाइडलाइन आएगी तो उसके नीचे के बारे में भी विचार हो रहा है, लेकिन 15 से 18 कवर कर लें। जो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष है, जनपद में जो है वो फीवर क्लिनिक की व्यवस्था भी जरूर देखें। फीवर क्लिनिक कलेक्टर से बात करके सब जगह होने चाहिए ताकि लोग टेस्ट करवाते रहें। कलेक्टर ये सुनिश्चित करेंगे कि 24 आवर्स में टेस्ट की रिपोर्ट आ जानी चाहिए ताकि स्प्रेडर के रूप में कोई ना घूमे। और रिपोर्ट आते ही ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ समन्वय करके संदिग्धों की टेस्ट भी जरूर करवाएं, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जिसको कहते हैं। फिर एक काम और आपको करना है, अगर कोई पॉजिटिव आता है तो घर में आइसोलेट करना है। अब वो ढंग से आइसोलेट रहे, ये भोपाल से मैं नहीं देख सकता, आपको देखना है। उसके पास दवा का किट पहुंच जाए, आपके साथ प्रशासन के लोग रहेंगे, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, लेकिन देखना आपको है। तो ढंग से वो अलग थलग रहे, मेडिकल किट मिल जाए, दवाई लेना शुरू कर दे। समय पे दवा शुरू होगी तो इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। और अगर घर में होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है, एक आधे कमरा है, तो पंचायत स्तर की हमारी समिति ब्लॉक और या जिले से संपर्क करके कलेक्टर व्यवस्था बनाएंगे, उनको कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाएं। और कोविड केयर सेंटर के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराना कलेक्टर की जवाबदारी है। अगर किसी को ले जाना तो ले जाके हम कोविड केयर सेंटर में एम्बुलेंस से भर्ती करवा दें, अस्पताल की जरूरत पड़े तो अस्पताल में करवा दें। एक और आपसे निवेदन है, अभी 1 महीना केसेस बढ़ने की संभावना है, तो कोविड के अनुकूल व्यवहार का पालन करें। मतलब गांव में भी मास्क लगा के रखें। हम जानते कि नहीं लगाते लोग कहीं, तो मास्क लगा के रखें। भीड़ वाले कार्यक्रम ना होने दें, मेला ठेला ना होने दें। स्कूल अभी बंद है, शादी ब्याह में भी 250 से ज्यादा की संख्या ना रहे। अंतिम संस्कार में भी जो व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार अंतिम संस्कार हो, ये हमको देखना पड़ेगा। फिर कोविड केयर सेंटर ठीक से चले, इसलिए जिले के हमारे प्रशासकीय समिति के जो अध्यक्ष रहे, मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष, बराबर ये चिंता करें
उनके सदस्यों के साथ के कोविड केयर सेंटर ठीक से संचालित हो रहे कि नहीं हो रहे, देखें उस व्यवस्था को, ताकि वो ठीक ढंग से चल सके। जो कस्बे और शहर है वहां बस स्टैंड, अगर रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन, वहां भी टेस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। दवाइयों की व्यवस्था पर आप खुद नजर रखें, एक जिम्मेदारी और आपको दे रहा हूं, जो होम आइसोलेशन में है, अस्पताल में भर्ती है, उनसे फोन पर बात करते रहे। गांव में भी कोई अगर आइसोलेशन में है तो सरपंच फोन करके पूछे, भैया क्या हाल चाल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और दिक्कत है तो फिर बताए उपयुक्त स्थान पे। लेकिन बात अगर होती रहे और ये भी जान लें कि वहां डॉक्टर उनसे 2 बार बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नहीं हो तो तुरंत कलेक्टर को सूचित करें, ताकि वो व्यवस्था बनाई जा सके। होम आइसोलेशन में ठीक इलाज हो जाए तो अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसलिए मुझे लगता था ये बहुत जरूरी है। फिर जिले की जो हमारी टीम है वो देख ले, कोविड केयर सेंटर के साथ अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, बाकी इंतजाम प्रभारी मंत्री भी देख रहे हैं, विधायक सांसद भी देख रहे हैं, आप भी देखें, तो मिलके हम इस कोविड से निपटे। ये जिम्मेदारी जवाबदारी आपको दे रहा हूं। इसके साथ साथ मित्रों, देखिए जनता की ताकत से ही सारे काम होते हैं। अभी बीच में प्रशासकीय अधिकार आपसे वापस ले लिए गए थे, आज मैं फिर वो अधिकार आपको लौटा रहा हूं, और तीनों स्तर पर लौटा रहा हूं। सरपंच पंचायत के स्तर पर सरपंच प्लस पंच मतलब प्रशासकीय समिति, जनपद के स्तर पर जनपद पंचायत के अध्यक्ष मतलब प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष प्लस जनपद पंचायत के सदस्य, और जिला पंचायत के स्तर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष जो अब प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष होंगे, और उनके जिला पंचायत के सदस्य। आपको पूरी कर्तव्य निष्ठा से, पूरी प्रामाणिकता से, पूरी ईमानदारी से जनता के कामों को देखना है। मैंने प्रारंभ में कहा कि चुनी हुई व्यवस्था प्रशासकीय व्यवस्था के साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। और इसलिए काम फिर से संभाल के, जब तक हमको अवसर मिलता है, हम सेवा का और समर्पण का नया इतिहास रचें। कोविड की जवाबदारी मैंने आपको दे ही दी, लेकिन उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में विकास के काम और रोजगार मूलक काम ठीक से चले, मनरेगा जरूरतमंदों को रोजगार दे, और गांव की आवश्यकता के अनुरूप निर्माण और विकास के काम हो। ये जवाबदारी आपको निभाना है। अगर कोविड काल के वैसी स्थिति नहीं है, बाहर से नहीं आ रहे, लेकिन कोई आ जाता है मजदूर कोविड के कारण बाहर से, उसको भी रोजगार देना आपकी ड्यूटी है। हमने फोकस किया जल संरक्षण और जल संवर्धन की योजनाओं पर। कई गांव में आज भी पारंपरिक जल संरचनाएं विद्यमान है, तालाब, बावड़ी। अगर उनके रखरखाव और जीर्णोद्धार की जरूरत हो तो जीर्णोद्धार के माध्यम से हमको वैसे काम भी हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि फसल कटने के बाद ये जो समय रहता है ये उपयुक्त होता है तालाब इत्यादि के जीर्णोद्धार के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में
सबको राशन मिले, वो जिम्मेदारी हमने दीनदयाल अंत्योदय समिति को भी सौंपी है। लेकिन आप भी देखें, उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। गड़बड़ करने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे, हमारा दृढ़ निश्चय है। और जो हमारे विभिन्न आवास योजनाओं के पीएम आवास योजना और बाकी मकान बनते हैं तो निश्चित समय पर पूरे हो जाए, किस्तें समय पर मिल जाए, और कैसे किफायती तकनीक का उपयोग करके कम पैसे में ज्यादा काम हो जाए। कई जगह बहुत अच्छे काम चल रहे हैं, सेंटरिंग के लिए हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। कई बार इकट्ठी सस्ती सामग्री खरीद लेते हैं तो हर एक को अलग अलग नहीं जाना पड़ता। तो इसमें भी आप एक नया आदर्श कैसे उपस्थित कर सकते हैं, उसकी कोशिश करें। एक स्वच्छता अभियान ग्रामीण क्षेत्र का प्रारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प और सपना है। स्वच्छता कई बीमारियों का अपने आप इलाज है। इसलिए स्वच्छता मिशन में, स्वच्छ भारत मिशन में हमारा गांव सबसे स्वच्छ कैसे हो, ODF प्लस कैसे बने, ये सामुदायिक और व्यक्तिगत स्वच्छता के काम और योजनाओं का क्रियान्वयन वो भी आपको करना है। पूरे गांव को और ग्राम पंचायत को संपूर्ण रूप से स्वच्छ और सुंदर बनाना है। मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं, आप भी तय कर सकते हैं कि गांव में कोई स्थान तय करके, और जब भी किसी के आज जन्मदिन हो, शादी की वर्षगांठ हो, शादी हो या माता पिता की पुण्यस्मृति हो, एक पेड़ लगवा दो। तो धीरे धीरे हम ग्रीन कवर बढ़ाने में भी, पर्यावरण बचाने में भी सहायक हो सकते हैं। स्व सहायता समूह एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं। महिलाओं के स्व सहायता समूह, उनको हमें प्रेरित करना है, विकसित करना है। जहां गठित रही है वहां गठित करने में सहयोग देना, उनके माध्यम से स्वरोजगार के साधन विकसित करना। नल जल योजनाओं के काम को कई पंचायतों में चल रहा, आपको पता है, बहुत बड़ा अभियान दिया हुआ है। नल जल योजनाओं के काम ठीक चले, उस पर ध्यान देना है। न केवल उनका क्रियान्वयन हो, बल्कि जो पेयजल का जो टैक्स रहता है उसकी वसूली भी हो, तब योजनाएं ठीक से चल पाएंगी। रोजगार मूलक जितने काम हो सकते हैं उन सबको ठीक से क्रियान्वित करवाना है। अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं वो अनेकों हैं, बच्चों के लिए है, गरीबों के लिए है, दिव्यांगों के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चों की छात्रवृत्ति है, मध्याह्न भोजन है, आंगनबाड़ी है। अब ये सब कैसे ठीक से चले, एक बार आप तय करो कि आपके गांव में कोई बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा। फिलहाल आंगनबाड़ी पे कुछ समय के लिए रोके, लेकिन रेडी टू ईट राशन घर पे पहुंचे, वो बच्चे उसको खाएं ताकि वो कुपोषण से बाहर रहे। तो इस तरह की जितनी योजनाएं, मैं भी एक आंगनबाड़ी ले रहा हूं, आप अपने गांव की आंगनबाड़ी ले लो हाथ में, क्या हम इसमें ठीक करके बताएंगे हमारे गांव का कोई बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा। बेटी का जन्म हो तो गांव में खुशी मने कि लाडली आई है। ये सामाजिक परिवर्तन के वाहक भी आप बनो। मैं सचमुच में आपके साथ मिलके इस तरह के सामाजिक अभियानों को भी गति देना चाहता हूं। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, फालतू बिजली क्यों चले। ऊर्जा साक्षरता अभियान चला है तो बिजली बचाना बिजली बनाने जैसा है। दिन में बल्ब काय को जले साहब, आखिर पैसा कौन का जल रहा है, बल्ब थोड़ी जलता है, कोयला भी जलता है।
बनाने में पैसा लगता है तो पैसा जलता है उसमें, तो जितनी जरूरी है उतनी उपयोग करें अपन। तो ऊर्जा साक्षरता अभियान, उसको भी गति देना है। आओ मिलके हम कोविड का मुकाबला भी करें, विकास के कामों को गति भी दें और समाज सुधार के आंदोलन भी चलाएं, जो जिनकी मैंने अभी चर्चा की। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जल संरचनाएं बनाओ, बिजली बचाओ, बेटी बचाओ, इन सारे अभियानों को गति गांव में दी जा सकती है। गांव में सामाजिक समरसता का भाव बने और मिलजुल के ग्रामवासी काम करें। अब जब होंगे चुनाव, देखा जाएगा, जैसा भी 2 महीने 4 महीने जो भी लगे, लेकिन हम उस दिशा में पूरे गांव को एक करके विकास और जन कल्याण के कामों से जोड़े। इतना जरूर है कि अगर कहीं दुरुपयोग हुआ तो प्रशासकीय अधिकार दुरुपयोग करने वाले से वापस ले लिए जाएंगे। तो वो सावधानी रख के कैसे बेहतर से बेहतर काम करके आप दिखाएं, इसका मैं आपसे आह्वान करता हूं। और तत्काल आज ही अभी आपको प्रशासकीय अधिकार देने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।